आज के विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम विनोद कुमार झा है। हम अपर सचिव एडिशनल सेक्रेटरी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत थे और इसी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आज की तिथि में मैं भूदान जांच आयोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा गठित है, जिसका मैं एक सदस्य हूं। पर इंपॉर्टेंट मतलब कि सब सेक्शंस है, वह एक सेक्शन क्या कहते हैं जी है और एक सेक्शन एच है। तो सेक्शन मतलब क्या, यहां आपको यह हम समझाना चाहेंगे कि सेक्शन 4 में यह भी व्यवस्था की गई है कि एक्स लैंडलॉर्ड ने डेट इसमें स्पेसिफिक किया हुआ है कि 1946 के पहले अगर किसी को गैर मजरूआ मालिक जमीन एक्स लैंडलॉर्ड के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया, तो वैसे स्थिति में उसको हम मतलब क्या, उस पर में हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठावेंगे। बिहार सरकार के द्वारा उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा, उसको सेटल्ड मान लिया जाएगा और उसकी जमाबंदी चल जाएगी और उसका लगान मतलब क्या कहते हैं वह रैयती जमीन मानी जाएगी। अब यहां पर हम आपको यह समझाना चाहेंगे कि 1146 के पहले वह इसलिए यह व्यवस्था की गई कि 1146 के बाद यह बात आने लगी कि हम जमींदारी को एबॉलिश करेंगे। तो जमींदारी को एबॉलिश करेंगे तो उस समय के जो एक्स लैंडलॉर्ड थे वे अपने निकट संबंधियों के नाम से, अपने परिवार के सदस्यों के नाम से आनन फानन में गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती करने और बहुत सारे मामलों में गैर मजरूआ आम जमीन को भी उन लोगों ने बंदोबस्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार का स्पष्ट अभिमत है और सेक्शन 4 में स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि अगर मतलब उसमें 3 बातें आई कि अगर एक्स लैंडलॉर्ड तत्कालीन जमींदार के द्वारा सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए अगर किसी गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती 1146 के बाद की गई तो दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड कैंसिलेशन। दूसरा उसमें यह दिया कि कोई भी जमींदार अगर अधिक कॉम्पेंसेशन पाने के लिए जमीन को बंदोबस्त कर दिया किसी के साथ में तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए भी 4H में यह प्रावधान किया हुआ। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या कहते हैं इसमें इशू यह है कि यह जो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने का जो ऑब्जेक्टिव था उसको डिफीट करने के लिए अगर किसी जमींदार ने गैर मजरूआ मालिक जमीन को बंदोबस्त कर दिया तो 1146 के बाद, तो ऐसी स्थिति में उससे संबंधित जो भी जमाबंदी बनी उसको रद्द करने का, समाप्त करने की शक्ति उस समय के कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर ऑब्लिक इस एक्ट के तहत उनको यह शक्ति प्रदत्त की गई कि आप ऐसे मामलों में जमाबंदी को रद्द कर देंगे, बंदोबस्ती को रद्द कर देंगे। अब यह बंदोबस्ती को रद्द करेंगे, इसके लिए इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि विधिवत एक रिकॉर्ड खोला जाएगा, फिर जमींदार को नोटिस किया जाएगा, फिर उसमें सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद यह लगेगा कि यह जो मैंने 3 बातें कही कि जमींदारी एबॉलिशन के उद्देश्य को विफल करने के लिए, अधिक आय प्राप्त करने के लिए, सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए, ये तीनों बातों में से कोई भी बात अगर प्रमाणित पाया जाता है तो कलेक्टर को, एडिशनल कलेक्टर को यह शक्ति गई कि इस प्रकार की बंदोबस्ती को, इस प्रकार के बंदोबस्ती के आधार पर जो भी जमाबंदी खुली उसको रद्द करने की शक्ति कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर को दी गई। लेकिन इसमें एक प्रोविजो, एक राइडर, बड़ा इंपॉर्टेंट राइडर यह डाल दिया गया कि कलेक्टर जमाबंदी को रद्द करेंगे लेकिन इससे संबंधित अभिलेख वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजेंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा इसको जब अनुमोदित कर दिया जाएगा तो इस प्रकार की बंदोबस्ती को रद्द समझा जाएगा। तो यह राइडर है और इसमें 3 कारण है, ये बड़े इंपॉर्टेंट तीनों इशूज है, इसको मतलब क्या कहते हैं देखना है। अब इसके बाद से इसमें जैसा मैंने कहा कि इसके 2 सब सेक्शन है, 4 का मतलब सेक्शन 4 का सब सेक्शन H और सब सेक्शन G और H, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस हैं। उसमें यह है कि सेक्शन 4H, तो यह जो मैंने कहा कि जमाबंदी कैंसिलेशन की जो बात है वह सेक्शन 4H के तहत होता है और 4G एक सब सेक्शन है, उसमें यह प्रावधान कर दिया कि अगर जितने मतलब जमीन पर में, जलकर पर में, फलकर पर में जो भी स्वामित्व किसी जमींदार ने अपने पास रख लिया किसी जमीन को, तो ऐसे में 4G के अंतर्गत कलेक्टर को यह शक्ति दी गई कि इसके अंतर्गत वे अभिलेख संधारित करके, नोटिस निर्गत करके और आदेश पारित करेंगे कि नहीं, इस प्रकार की जमीन जो है वह एक्स लैंडलॉर्ड नहीं रख सकते, यह बिहार सरकार में भेस्ट हो गया है, इसको हम बिहार सरकार में भेस्ट मान रहे हैं। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस मतलब क्या कहते हैं एक्ट का सब सेक्शन
तो 4H और 4G को याद रखना और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग है और क्या कहते हैं रिटर्न है, ये सभी बातें इस सेक्शन के अंतर्गत आया। अब इसके बाद इसी सेक्शन का एक ऑफशूट यह हुआ कि एक 46 के बाद की बंदोबस्ती को हम मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हो गया। 46 के पहले की जो बंदोबस्ती थी उसको सही मान लिया गया। इसके अलावा लगन किससे कितना लिया जाता था उसका रिटर्न में उन्होंने दाखिल कर दिया। फिर कितना सैराती इंटरेस्ट का था हुआ उसका रिटर्न उन्होंने दाखिल कर दिया। फिर अपने नियंत्रण में उन्होंने कितनी जमीन को रखा उसको उसमें दर्शा दिया। और वहां पर में बस इतना ही याद रखना है कि सैराती इंटरेस्ट का जितना जलकर हाट बाजार मेला ये सभी थे, ये सभी के सभी सरकार में भेस्ट कर गए। माइंस एंड मिनरल्स धारित करने वाली जमीन सरकार में भेस्ट हो गई बिना किसी मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्शन के, टोटल का टोटल। और जितने भी कचहरी हुआ करते थे, राजस्व कचहरी जहां से लगन की वसूली होती थी, या जो उस समय के जो भी तहसीलदार हुआ करते थे या जो भी मुलाजिम थे वे लोग काम करते थे, वह भी टोटल का टोटल बिहार सरकार में भेस्ट कर गया। उसमें से कोई भी राजस्व कचहरी मतलब एक्स लैंडलॉर्ड के दखल कब्जा में नहीं रहा, उनको नहीं माना गया। ये टोटल का टोटल इसमें वेस्ट हो गया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज इससे आ गया, इसका ऑफशूट यह है कि सरकार के द्वारा जब जमींदारी का एबॉलिशन हो गया और रिटर्न दाखिल उन लोगों ने कर दिया, तो लगान की वसूली किस प्रकार से की जाए, उसकी कौन सी व्यवस्था की जाए, उसकी जमाबंदी कैसे बनाई जाए। तो इसके लिए खास महाल मैनुअल का रूल 58 है, उसमें जमाबंदी पंजी की अवधारणा या 1953 में खास महाल मैनुअल बना, उसके रूल 58 में यह प्रावधान किया हुआ है कि जमाबंदी पंजी सरकार मेंटेन करेगी और जमाबंदी पंजी का फॉर्मेट क्या होगा वह भी इसी खास महाल मैनुअल में दिया हुआ है। तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि वह रिटर्न जो था वह सरकार जमींदार के द्वारा दिया गया रिटर्न, और उस समय में हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे सेटलमेंट का काम हो चुका था। तो उस कैडेस्ट्रल सर्वे सेटलमेंट में कौन सी जमीन किसके नाम पर में है, तो इन दोनों अभिलेखों के आधार पर जमाबंदी पंजी जब बनाने की बात आई तो यह पाया गया कि एक्स लैंडलॉर्ड ने बहुत सारे मौजों की मतलब रिटर्न उन्होंने दिया ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में मतलब सरकार ने यह निर्णय लिया 1954 में फील्ड बुझारत, जो अभी जैसे सर्वे सेटलमेंट का काम होता है तो उसको भी एक मिनी सर्वे का नाम दिया गया कि वहां हर एक प्लॉट पर में मतलब क्या कहते हैं सरकार के मुलाजिम कर्मचारी सीओ जाएंगे। 1952 में सीओ का पद सृजित हो गया था। तो 1954 में जब फील्ड बुझारत की बात आई तो यह एक मैंडेटरी हो गया कि अंचल अधिकारी, उनके राजस्व कर्मचारी, उनके अमीन हर एक प्लॉट का विजिट करेंगे और वे देखेंगे, रिटर्न से उसका मिलान करेंगे, खतियान से मिलान करेंगे किसकी जमीन है, तो उस हिसाब से जमाबंदी पंजी का सृजन किया जाएगा। तो वही 1954 में और मतलब क्या फील्ड बुझारत का काम शुरू हुआ। दैट कंटिन्यूड अप टू 1959 के मध्य तक वह चला। लेकिन फील्ड बुझारत से जो भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई वह मतलब क्या कहते हैं कंक्लूसिव नहीं था। इसी के कारण इसको कानूनी मान्यता नहीं दी गई। लेकिन जमाबंदी पंजी जो बनी उसमें इसका रेफरेंस आया। इससे हम लोगों ने मतलब 3 डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट उस समय के थे, कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान, दूसरा जो रिटर्न जमींदार ने दिया वह, और तीसरा जो फील्ड बुझारत से जो भी इंफॉर्मेशन लाए गए, गैदर किए गए, इन सभी के आधार पर में जमाबंदी पंजी का गठन किया गया और लगान की वसूली 1954-55 से राज्य सरकार ने रैयतों से सीधा सीधा लेना प्रारंभ कर दिया। तो ये सभी सेक्शन 4 की बातें हैं। अब हम सेक्शन 5 पर में आते हैं। सेक्शन 5 में यह दिया कि एक्स जो उस समय के लैंडलॉर्ड थे, जब उनकी जमींदारी खत्म हो गई तो एक व्यवस्था की गई कि वे जमींदार रोड पर नहीं आ जाए। मान लीजिए आज के डेट में वे राजा हैं और ऐसी कोई हम व्यवस्था कर दें कि वो भिखारी हो जाएं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सेक्शन 5 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि जितने भी उनके आवासन से संबंधित जमीन थी, मान लिया जाए जिस जमीन पर में वे रहते, घर बना के रहते थे, ऐसी कोई जमीन है जिस पर में उनका घर बना के वे किराए पर में दिए हुए थे, ऐसी कोई जमीन है जिस पर में वे घर बना के उस पर में उनका मवेशी का पालन होता था, इस प्रकार की जमीन, चाहे वह मतलब क्या कहते हैं खास महाल की जमीन हो, चाहे वह मतलब क्या कहते हैं केसरे हिंद की जमीन हो, चाहे वह गैर मजरूआ मालिक हो, चाहे वह गैर मजरूआ आम हो, इस प्रकार की जिस पर में उनका मतलब क्या कहते हैं दखल कब्जा था, जिस पर में जिस जमीन का वे स्वयं अपने उपयोग में उपभोग में लाए हुए थे, ऐसे जमीन को उनके साथ में सेटल्ड मान लिया गया और उनका लगान निर्धारण करने के लिए शक्ति दे दी गई भूमि सुधार उपसमाहर्ता को कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पास वे आवेदन पत्र देंगे और लगान का निर्धारण भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा इस प्रकार की जमीन का किया जाएगा। लेकिन
इसमें वही 3-4 जो मतलब राइडर्स हैं उसको हमेशा याद रखना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा अगर वे दावा करते हैं कि हाँ यह जलकर हम अपने मतलब क्या कहते हैं रिटर्न में अपने नाम से डाले हैं, या फलकर या हाट या बाजार या मेला इसको हमने अपने नाम पर में डाला है, माइंस एंड मिनरल्स धारित करने वाली जमीन को अपने नाम पर डाला है, और दो गैर मजरूआ आम जमीन और केसरेहीन जमीन को अपने नाम पर डाला है, तो उसकी मान्यता उसका लगान निर्धारण भूमि सुधार उपसमाहर्ता नहीं करेंगे। गैर मजरूआ मालिक जमीन के खास महाल सॉरी बकास जमीन, जिरात जमीन, इन सभी के इस प्रकार की जमीन पर में उनका जितनी जमीन पर में उनका घर था, उनका ऐसा मकान था जिसमें मवेशी रहता था, कोई ऐसा मकान था जिसको उन्होंने भाड़े पर में दे रखा था, तो इस प्रकार की सभी प्रकार की जमीन का लगान निर्धारण करने की शक्ति भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को दी गई, और इसका लगान निर्धारण एक्स लैंडलॉर्ड के नाम से कर दिया गया और उसकी जमाबंदी उनके नाम से खोल दी गई। दूसरा कैटेगरी सेक्शन 6 पर में हम आते हैं। सेक्शन 6 में यह प्रावधान किया हुआ है कि जितने भी उनके कृषि योग्य जमीन थी, जिस ऐसी जमीन जिस पर में वे स्वयं अपनी मेहनत करके कृषि कार्य करते थे या हायर्ड लेबर से करते थे, अपने स्टॉक से करते थे, जो उनके पास मवेशी थी उसके द्वारा वो करते थे, या मतलब क्या कहते हैं हायर करके मवेशी लाते थे और उससे उस पर में खेती का काम करते थे, तो इस प्रकार के खेती जितनी जमीन पर में वे करते थे वह प्लस जितना हॉर्टिकल्चर मतलब उनका बाग और बगीचा का जितना जमीन था जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, उसको भी उनके साथ सेटल्ड मान लिया गया और उसका भी लगान निर्धारण की शक्ति भूमि सुधार उपसमाहर्ता को दे दी गई कि अगर इस प्रकार की जितनी जमीन है, जिस रैयती जमीन का उपयोग एक्स लैंडलॉर्ड करते थे या गैर मजरूआ मालिक जमीन का उपयोग वे करते थे कृषि के रूप में और क्या कहते हैं बगीचा के रूप में, हॉर्टिकल्चर और के रूप में, तो इस प्रकार की जितनी भी जमीन थी उसका लगान निर्धारण करने की शक्ति भूमि सुधार उपसमाहर्ता को दी गई और भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा इस प्रकार की जमीन का भी लगान निर्धारण मतलब क्या एक्स लैंडलॉर्ड के पक्ष में कर दिया गया और उसकी जमाबंदी उनके नाम से खुल गई। अब सेक्शन 6 की बात हम करेंगे। सेक्शन 6 जो है वह एक्स लैंडलॉर्ड का उस समय में बहुत मतलब कि क्या इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करता था, लेकिन यह दिया गया कि अगर कोई गोला है, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, जो कोई बिजनेस सेंटर है, तो इस प्रकार की जमीन जो एक्स लैंडलॉर्ड का है, मतलब सीधा सीधा उन्होंने एक मिल बनाया, शुगर फैक्ट्री बनाया, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक गोला बनाया मतलब सामान को रखने के लिए, कोई इस प्रकार का मतलब क्या कहते हैं गोला है, फैक्ट्री है, मिल है, तो इसको एक्ट में इसी रूप में डाला गया है कि गोला है, मिल है और क्या कहते हैं फैक्ट्री है, तो इस प्रकार की जमीन वह उनके स्वयं की जमीन है और इस जमीन का लगान निर्धारण भूमि सुधार उसके उनके साथ सेटल्ड मान ली गई है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि उसका भी लगान निर्धारण एक्स लैंडलॉर्ड के नाम से कर देंगे और एक्स लैंडलॉर्ड के नाम से उसकी जमाबंदी लगान निर्धारण का जमाबंदी खुल गई। अब इसके बाद से सेक्शन यह 7 में है और